तो गाइस स्वागत है आपका लेट्स क्रैक इट विषय गुप्ता के यूट्यूब चैनल पर और हम पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स फॉर 28 फरवरी। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, उत्तराखंड पीसीएस की कर रहे हो, यूपी पीसीएस की कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। तो इनको आप रेगुलर बेसिस पे लगातार पढ़ते चल जाइएगा। किसी भी दिन की करंट अफेयर्स मत छोड़िए, लगातार करंट अफेयर्स कवर होते जा रहे हैं। बीच में कुछ गैप हो गया है, वो करंट अफेयर्स भी कवर कर दी जाएंगे। और भी जितनी भी वीडियोज़ आती रहती हैं उन सभी को लगातार देखते चले जाइएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, अपर पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उत्तराखंड में आया है कि उत्तराखंड में अब अपर पीसीएस का एग्ज़ाम हर साल होगा। तो इस बार 2023 में 2 जुलाई की डेटा रखी है कि 2 जुलाई को एग्ज़ाम होगा। तो अपर पीसीएस का एग्ज़ाम हो चाहे लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, आरओ सचिवालय हो और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, एफआरओ का एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। तो आप इन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं। डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ये नंबर है, आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GS1 से न्यूज़ आ रही है कि आयमानम जो है कोट्टायम में वो महिलाओं का टैलेंट शो करेगा। तो विजिटर्स ड्रॉपिंग इन एट आयमानम, ये एक मॉडल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म गांव है जो कि केरला के कोट्टायम में इस्टेब्लिश किया गया है। अब ये एक्सपीरियंस करेगा क्या, इसके बैक वाटर डेस्टिनेशंस। अब देखिए बैक वाटर क्या होता है। बैक वाटर होता है कि जब समुद्र से पानी आता है और समुद्र से पानी आके पीछे छूट जाता है और वो समुद्र में वापस नहीं जाता, तो उसको बैक वाटर कहते हैं। इन लाइन विद द केरला गवर्नमेंट प्लान टू क्रिएट अ विमेन फ्रेंडली टूरिज्म नेटवर्क। तो एक विमेन फ्रेंडली यानी कि जो महिलाओं के, अगर हम संबंधित कहें तो महिलाओं के फ्रेंडली एक टूरिज्म नेटवर्क है स्टेट में। अथॉरिटीज़ हैव एम्बार्क्ड ऑन अ प्लान टू रिड्रेस जेंडर बैलेंस, कि हमें एक जेंडर बैलेंस बनाना है इन टूरिज्म एंटरप्राइज ऑफ आयमानम बाय शोकेसिंग वुमेन टैलेंट, यानी कि महिलाओं का जो महिलाओं के अंदर जो टैलेंट है उसको शो करना है। The plan envisaged turning the village as a hub of women-friendly destination in Kottayam, which extends across a vast area from Kumarakom to Marwantharuthu। तो अजीब अजीब से नाम है थोड़े से, तो उसको प्रोनाउंस करने में आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। नेक्स्ट आता है मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि MOA साइन हुआ है इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन में और RIS में। क्या बनाने के लिए, सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी और कनेक्टिविटी बनाने के लिए ये सेटअप हुआ है। तो एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया गया है इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन और रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में, जिससे कि एक सेंटर फॉर मैरीटाइम इकोनॉमी और कनेक्टिविटी बनाई जाए। और ये साइन कब हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज हैं, श्री शर्मानंदा सोनोवाल, उनकी प्रेजेंस में हुआ है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, INSTC को, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा एक बनाया जा रहा है, जिससे कि मल्टी मॉडल तरीके से, यानी कि इसमें सड़क का भी यूज़ होगा, समुद्र का भी यूज़ होगा और रेलवे लिंक का भी यूज़ होगा। तो मल्टी मॉडल तरीके से हम सामान को भारत से यूरोप तक भेज सकते हैं। और वो सामान कैसे भेजेंगे, थ्रू सेंट्रल एशिया, वो ये जो कॉरिडोर है ये हमें हेल्प करेगा। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये एक मल्टी मॉडल होगा, यानी कि अलग अलग मोड्स में हम इसमें सामान को भेज सकते हैं। शिप के थ्रू भी भेजेंगे, समुद्र के थ्रू, फिर रेलवे लाइन के थ्रू भी भेजेंगे और सड़कों के थ्रू भी भेजेंगे। एक ट्रांसपोर्टेशन रूट होगा जो इंडियन ओशन को कनेक्ट करेगा और पर्शियन गल्फ से, फिर उसको कनेक्ट करेगा कैस्पियन सी से ईरान के द्वारा, और फिर आप यूरोप में चल जाएंगे सेंट पीटर्सबर्ग के, रशिया का जो सेंट पीटर्सबर्ग है उसके द्वारा फिर हम रशिया यूरोप के अंदर चले जाएंगे। INSTC एनविसाज द मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो अब मूवमेंट ऑफ गुड्स कहाँ से होगा, मुंबई से होगा, भारत से मुंबई से होगा। पहले यहाँ से शहीद बेहेश्ती पोर्ट जाएगा, फिर वहाँ से चाबहार जाएगा ईरान में समुद्र के रास्ते, फिर चाबहार से बंदर अंजाली जाएगा, ये एक ईरानियन पोर्ट है कैस्पियन रोड पे, कैस्पियन सी पे। तो यहाँ पे सड़क के द्वारा सामान जाएगा। उसके बाद फिर बंदर अंजाली से अस्त्रखान जाएगा, ये कैस्पियन सी का ही पोर्ट है रशियन फेडरेशन में, शिप से जाएगा कैस्पियन सी से। और उसके बाद अस्त्रखान से रशियन फेडरेशन के रीजन्स में जाएगा और उसके बाद फिर धीरे धीरे यूरोप में जाएगा रशियन रेलवेज़ के द्वारा। तो यानी कि अलग अलग मोड्स का इस्तेमाल करके हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर ये भारत का विजन था और इनिशिएटिव था, जिससे कि हमें कम समय लगे, हमारे जो एक्सपोर्ट करने वाले जो हमारे शिपमेंट्स होते हैं उनको, सामान को हमें अगर यूरोप भेजना हो तो वो जल्दी से कैसे पहुंच सकता है सामान, कि रशिया पहुँचे, यूरोप पहुँचे और सेंट्रल एशिया के मार्केट में हमारा सामान पहुँचे, तो उसको जल्दी पहुँचाने के लिए एक तरीका अपनाया गया है। सक्सेसफुल एविएशन
ऑफ द कॉरिडोर विल हेल्प कनेक्ट इंडिया टू रशिया। तो इससे जो सक्सेसफुल एक्टिवेशन हो जाएगा इस कॉरिडोर का, तो उससे क्या फ़ायदा होगा? इससे भारत की कनेक्टिविटी रशिया के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी। चाबहार पोर्ट, जिसको भारत ने मदद की है ईरान की इसको डेवलप करने के लिए, जो कि ईरान में है, ये कमर्शियल ट्रांजिट सेंटर रहेगा इस रीजन का, स्पेशली किसके लिए? सेंट्रल एशिया के लिए। नेक्स्ट आता है G20 प्रेसिडेंसी। तो G20 प्रेसिडेंसी में कहा जा रहा है कि भारत का जो टूरिज्म सेक्टर है वो $56 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज कंट्रीब्यूट कर सकता है जीडीपी में, और 140 मिलियन जॉब्स को जनरेट कर सकता है। तो अंडर द एजिस ऑफ इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी, जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो एक कंट्री का पहला ग्लोबल टूरिज्म समिट कर रहे हैं न्यू दिल्ली में, फ्रॉम 10 to 12 अप्रैल 2023 में होने जाएगा ये, जब G20 के मेंबर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और जो CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री पार्टनर रहेंगे इस इवेंट के। फिर आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होस्ट करी है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और इलेक्शंस इंटीग्रिटी पे, एज द लीड फॉर द कोहोर्ट ऑन इलेक्शन इंटीग्रिटी, यानी कि इलेक्शंस के अंदर एक अखंडता रहे, यानी कि वो एक बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्शंस हो, तो उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, भारत के निर्वाचन सदन ने एक क्या करा है, एक जो कॉन्फ्रेंस है उसको हेल्ड किया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज होस्टिंग द सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन 23 to 24 जनवरी 2023 की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज लीडिंग द कोहोर्ट ऑन इलेक्शंस इंटीग्रिटी विच वाज एस्टेब्लिश्ड एज अ फॉलो टू द समिट फॉर डेमोक्रेसी, जो कि दिसंबर 2021 में हुआ था। समिट फॉर डेमोक्रेसी किसने किया था? ये समिट फॉर डेमोक्रेसी USA ने किया था, इसको भी पढ़ेंगे। पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, अब देखिए ये तो सेकंड है, तो पहली कब हुई थी? तो पहली हुई थी 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2022 में न्यू दिल्ली में, ऑन द टॉपिक रोल, फ्रेमवर्क एंड कैपेसिटी ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़। कि इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़, जैसे कि हर इस कंट्री की अपनी अपनी इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी होती है जहाँ पे जो इलेक्शंस करवाते हैं, तो उनका रोल क्या है, फ्रेमवर्क क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, जहाँ पे 50 से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज़ के अलग अलग कंट्रीज से, 11 कंट्रीज से पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो समिट फॉर डेमोक्रेसी एक इनिशिएटिव था जो कि US प्रेसिडेंट ने इसको उठाया था, और इसको दिसंबर 2021 में होस्ट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पोक एट द लीडर्स प्लेनरी सेशन ऑन December 9, 2021। इस समिट के बाद ईयर ऑफ एक्शन वाज प्रपोज्ड, कि एक्शन का ईयर, यानी कि जिस साल हम कुछ काम करेंगे, तो एक्शन का ईयर भी प्रपोज किया गया, विद इवेंट्स एंड डायलॉग्स ऑन थीम्स रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। समिट ऑल्सो डेवलप 2 प्लेटफॉर्म्स। इस समिट के वजह से 2 प्लेटफॉर्म बने, एक तो बना फोकल ग्रुप्स और एक बना डेमोक्रेसी कोहोर्ट, टू फैसिलिटेट पार्टिसिपेशन इन द ईयर ऑफ एक्शन। सेकेंड समिट फॉर डेमोक्रेसी शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 29 to 30 मार्च 2023। तो अब सेकेंड समिट जो है डेमोक्रेसी का, ये 29 से 30 मार्च 2023 में होगा, और कोस्टारिका की सरकार, कोरिया की सरकार यानी कि साउथ कोरिया की सरकार, नीदरलैंड्स की सरकार, जाम्बिया और US की सरकारें मिलकर इस काम को करेंगी। 23 टैबलेक्स और 17 स्टेट से 6 अलग अलग मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट से डिस्प्ले हुई थी इस साल रिपब्लिक डे परेड पे। तो 23 टैबलेक्स थी, जिसमें से कि 17 राज्यों से थी, केंद्र शासित प्रदेशों से थी, और 6 जो थी वो अलग अलग मंत्रालयों से या विभागों से थी, जो भारत का जो रिच कल्चरल हेरिटेज है, भारत की इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, स्ट्रॉन्ग इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी है, उसको कर्तव्य पथ पर, जिसको पहले राजपथ कहा जाता था, अब कर्तव्य पथ पर रिपब्लिक डे परेड पे 26 जनवरी 2023 को वो शोकेस हुआ था। तो 17 टैबलेक्स थी। अब कहाँ कहाँ से थी? असम से, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव। गुजरात से थी, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड से भी थी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, झारखंड, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला, ये सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से टैबलेक्स जो थी वो वहाँ पे शो की गई थी। 6 टैबलेक्स जो थी वो डिपार्टमेंट्स या मिनिस्ट्रीज से थी, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से थी, गृह मंत्रालय से थी, गृह मंत्रालय में CAPF से भी थी, फिर गृह मंत्रालय में नारकोटिक्स से थी, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से CPWD की थी। उसके बाद फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से थी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से थी, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से ICAR वालों की थी, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च से थी। फिर सिलेक्शन जो होता है स्टेट्स का और यूटी टैबलेक्स का रिपब्लिक डे परेड पे, इसको जोनल बेसिस पे किया गया, फिर कैटेगराइज कर दिया गया पहले स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को 6 जोन्स में, जैसे कि नॉर्दर्न जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, सदर्न जोन और नॉर्थ ईस्टर्न जोन। तो ऐसे करके 6 जोन्स में बना दिया गया स्टेट्स को, और सभी जोन्स में से फिर जो टैबलेट्स थे उनको लिया गया। नॉर्मली 15 टैबलेट्स लिए जाते हैं राज्यों से, लेकिन इस बार जो है 17 लिए गए थे। फिर नेक्स्ट आता है, भारत और सऊदी अरेबिया डिस्कस कर रहे हैं ट्रीटी
और म्यूचुअल असिस्टेंस फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस। अब देखिए एक म्यूचुअली लीगल असिस्टेंस ट्रीटी होती है जिसको हम MLAT बोलते हैं। तो ये जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों होती है? मान लेते हैं एक तरफ इंडिया है और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है, अगर इस केस में देखें तो। अब मान लेते हैं इंडिया का कोई मुजरिम है और वो भागकर सऊदी अरेबिया चला गया। इंडिया में उसने कुछ गलत काम किया हुआ था, अब वो सऊदी अरेबिया चला गया, वहाँ पे शरण लेके रखा हुआ है। तो भारत अब ये हेल्प कर सकता है, अगर MLAT ट्रीटी साइन की हुई है भारत ने सऊदी अरेबिया के साथ, तो भारत सऊदी अरेबिया से कहेगा कि आप उस पर्सन को अरेस्ट करो और भारत में उसको वापस भेजो। तो या तो वहीं पे केस चलाओ या भारत में उसको वापस भेजो। अगर भारत में उसको वापस भेजा जाएगा तो वो भारत के लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, क्योंकि वो भारत के लिए मुजरिम है और वो भारत से बाहर भागा हुआ है। तो इंडिया एंड सऊदी अरेबिया आर इन टॉक्स टू साइन अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी टू ऑब्टेन फॉर्मल असिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इन इन्वेस्टिगेशंस रिलेटेड टू क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल केसेस में डील करने के लिए दोनों देश जो है एक दूसरे की हेल्प करेंगे। सऊदी अरेबिया अपने आप में कुछ 12 देशों में से एक हैं जिसके साथ भारत ने अब तक MLAT ट्रीटी साइन नहीं की है। ना ही कोई ऐसा बायलैटरल एग्रीमेंट है हमारा सऊदी अरेबिया के साथ जिससे कि हम इन्वेस्टिगेशन कर सकें। तो अब इस ट्रीटी को साइन कर लेने से हमें ये हेल्प मिलेगी कि हम वहाँ पे केसेस को इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। इंडिया है सो फार साइंड MLAT विथ 45 कंट्रीज़। तो 45 देशों के साथ हमने इसको साइन कर लिया है। अभी हमारी बात इटली और जर्मनी के साथ भी चल रही है। तो जैसे ही इसको फाइनलाइज किया जाएगा तो भारत की जो टैली है नंबर्स की वो बढ़ती चली जाएगी। गृह मंत्रालय के अकॉर्डिंग MLAT क्या है? अपने आप में एक मैकेनिज्म है जहाँ पे कंट्रीज़ कोऑपरेट करते हैं, यानी एक दूसरे का सहयोग करते हैं विद वन अनदर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एंड ऑब्टेन फॉर्मल असिस्टेंस इन प्रिवेंशन, सप्रेशन, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ क्राइम। यानी कि क्राइम को पहली बात तो हम रोकें, प्रिवेंट करें, यानी कि वो होने ही ना दें। अगर हो रहा है तो उसे सप्रेस करें, दबाएं। फिर अगर हो चुका है तो इन्वेस्टिगेट करें, उसमें छानबीन करें और फिर प्रोसिक्यूशन करें, यानी कि उसको अभियुक्त को सजा भी दें। टू इंश्योर दैट द क्रिमिनल्स डू नॉट एस्केप, यानी कि जो क्रिमिनल्स हैं, जो दोषी हैं, अपराधी हैं, वो बचे ना या सेबोटाज ना करें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉर वांट ऑफ एविडेंस अवेलेबल इन डिफरेंट कंट्रीज। ऐसा ना हो कि सिर्फ इस वजह से क्योंकि अलग अलग देशों में अवेलेबल होगा जो एविडेंसेस हैं। मान लेते हैं कोई पर्सन सऊदी अरेबिया का पर्सन है, भारत में कुछ गलत काम करके सऊदी अरेबिया चला गया वापस, तो अब इससे क्या होगा? अब उसने जो कुछ गलत काम किया वो तो भारत में किया, लेकिन सऊदी अरेबिया वापस चला गया, तो क्या भारत में उसके खिलाफ केस चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। और उसमें इंडिया का अगर सऊदी अरेबिया के साथ एक ट्रीटी साइन रहेगी तो उससे ये हेल्प होगी, अगर वो पर्सन दोषी होगा तो सऊदी अरेबिया उसे वापस भारत भेज देगा। MLAT आर यूज टू सेंड अ फॉर्मल रिक्वेस्ट। तो एक फॉर्मल रिक्वेस्ट के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि फॉरेन कंट्रीज़ में हम केसेस पे इन्वेस्टिगेट कर सकें, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस एंड एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ अटैचमेंट एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ एसेट्स। नेक्स्ट आता है विमेन ब्रेक न्यू ग्राउंड इन मनरेगा, यानी कि मनरेगा में अगर हम देखें तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो बढ़ती जा रही है। तो प्रपोर्शन ऑफ विमेन वर्कर्स पार्टिसिपेटिंग इन द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वो 10 साल में हाई हो चुकी है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। तो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें तो यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, यानी कि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसका देखें तो 57.8% जो वर्कर्स काम कर रहे हैं इस स्कीम के तहत वो महिलाएं काम कर रही हैं। नेक्स्ट आता है यूनियन गवर्नमेंट का कहना यह है कि अगले आने वाले कुछ समय में ज़्यादातर जो यूनियन गवर्नमेंट के केंद्र सरकार के जो ऑफिस होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो फुल्ली डिजिटल हो जाएंगे फरवरी तक। तो मोस्ट यूनियन गवर्नमेंट ऑफिसेज आर एक्सपेक्टेड टू गो फुल्ली डिजिटल बाय द एंड ऑफ फरवरी 2023। ये कहा जा रहा है सेवरल सिक्योरिटी मेजर्स हैव बीन पुट इन प्लेस टुवर्ड एनी साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स, कि कोई भी साइबर सिक्योरिटी की दिक्कतें नहीं होंगी, ये कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है कि जितने भी ऑफिस हैं लगभग सारे कैसे हो जाएंगे? ऑनलाइन हो जाएंगे। अभी बीच में हमने देखा था कि दिल्ली के एम्स पे अभी रैंसमवेयर अटैक भी हुआ था। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है इस टाइम पे राजीव गौबा, उनका कहना ये है कि जितने भी यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, अब वो ई ऑफिस पे चले गए हैं। ई ऑफिस एक इन हाउस सिस्टम है जिसको भारत में ही बनाया गया है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC के द्वारा इसको बनाया गया है। हाफ ईयरली रिपोर्ट जो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम की सर्टेन की, जो कि अगस्त में पब्लिश की गई थी, उनका कहना यह है कि रैंसमवेयर इंसिडेंट्स कंटिन्यूड टू ग्रो इन 2022 विद अटैक्स अक्रॉस मल्टीपल सेक्टर्स इंक्लूडिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ई ऑफिस अपना में एक हाईली सिक्योर सिस्टम है
with timely security audits and adequate firewalls. E-office is for unclassified files. तो E-office किस चीज़ के लिए है? अनक्लासिफाइड फाइल्स के लिए है, जिसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चाहिए और ये इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। सिंपल सी बात है, E-office इंटरनेट से अवेलेबल नहीं होता है, ये NIC नेट से अवेलेबल होता है। तो सभी ऑफिसेज़ NIC नेट से कनेक्ट रहते हैं, यानी जब ये इंटरनेट से कनेक्ट ही नहीं होता तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के द्वारा इसमें ब्रीच कर पाना अपने आप में बहुत ही ज़्यादा क्या है, मुश्किल है। इट हैज़ मैंडेटरी फीचर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद डिजिटली साइंड सर्टिफिकेट्स एंड ई सिग्नेचर्स। अगर अब तक देखें 74 मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो माइग्रेट करके E-ऑफिस वर्जन पे चले गए हैं। 13 ऑफिस हैं जो कि माइग्रेट कर गए हैं अपडेटेड सिस्टम पे, जैसे कि CAG का ऑफिस हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि जो विदेश मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, पावर, ट्रांसपोर्ट, हाईवे, टेक्सटाइल, ट्राइबल अफेयर, सब E-ऑफिस पे चले गए हैं। डेटा ये भी शो करता है कि जो E-फाइल्स जनरेट हो रही हैं पिछले 2 सालों में, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो अब सारा काम कैसे हो रहा है? पेपरलेस हो रहा है और E-फाइल्स के थ्रू हो रहा है। 2020 में E-फाइल्स जो कि जनरेट की गई वो 14 लाख की गई, जो बढ़कर 27 लाख हो गई है 2022 में। प्रेजेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग देखें तो E-ऑफिस डज नॉट केटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ सी। अब हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि E-ऑफिस में जो सीक्रेट फाइल्स हैं, टॉप सीक्रेट फाइल्स हैं या क्लासिफाइड कम्युनिकेशन की फाइल्स होती हैं, वो अभी भी फिजिकल मोड में हाथ में पकड़ के जो फाइल होती है उसी में चलाया जाएगा काम, उसको E-ऑफिस पे रेगुलेट या रोटेट नहीं करवाया जाएगा। E-office application is regularly audited for known vulnerabilities by third-party agencies on the panel of certain. नेक्स्ट GS3 से आती है कि विज्ञानिका करके एक साइंस लिटरेचर फेस्टिवल इवेंट हुआ है, कहाँ पे? भोपाल के अंदर। तो ये 22 से 23 जनवरी 2023 में हुआ है, 2023 में। और जो इंस्टीट्यूट है मैनिट, जो भोपाल का इंस्टीट्यूट है, NIT है, मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है भोपाल की, मध्य प्रदेश की, उसमें ये हुआ था। फिर स्टडी कहती है कि नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में, यानी कि उत्तरी जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, वहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है पूरे और भारत के मुकाबले पिछले 10,000 सालों में। तो एग्रीकल्चर जो है भारत में वो हैविली डिपेंडेंट है इंडियन समर मानसून रेन पे। समर्स आ ही रही हैं, मानसून भी अब आएगा उस टाइम बाद। द बंगाल बेसिन या बंगाल रीजन अगर हम कहें, क्योंकि वो लोकेटेड है ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ द इंडियन समर मानसून, वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है टू चेंजेस इन द इंडियन समर मानसून स्ट्रेंथ। तो अगर हल्का सा भी चेंज हो जाए इंडियन समर मानसून की स्ट्रेंथ पे, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा बुरे इफेक्ट हो सकते हैं खेती करने वाले इलाकों में। नो सिस्टमेटिक लॉन्ग टर्म रिकॉर्ड फॉर द पास्ट ISM वेरिएबिलिटी इन द रीजन वॉज अवेलेबल। लेकिन पिछले समय में अगर इंडियन समर मानसून में कुछ भी चेंज आया हो तो उसका कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट आता है नया प्लेट्यू एक डिस्कवर किया गया है महाराष्ट्र में, जिससे समझ में आ सकता है, इससे प्राप्त किया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा हमें कुछ नॉलेज प्राप्त हो जाएगी इसके बारे में, क्लाइमेट चेंज का क्या प्रभाव पड़ा है अलग अलग स्पीशीज़ की सर्वाइवल में। एक रेयर, बहुत ही एक दुर्लभ, अगर हम देखें तो एक बहुत ही दुर्लभ तरीके से लो एल्टीट्यूड, जिसकी हाइट बहुत कम है, एक बेसाल्ट प्लेट्यू मिला है जहाँ पे 76 स्पीशीज़ मिली हैं प्लांट्स की, श्रब्स की, 24 डिफरेंट फैमिलीज से, और वो थाने रीजन में वेस्टर्न घाट्स में पाया गया है। वन ऑफ दी जो वेस्टर्न घाट्स अपना में क्या है, भारत में 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, उसमें से ये एक है। बाकी 3 कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इट कैन हेल्प स्टडी इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन स्पीशीज सर्वाइवल एंड इंक्रीजेज अवेयरनेस ऑफ द कंजर्वेशन नीड्स ऑफ रॉक आउटक्रॉप्स, देयर इमेंस बायोडाइवर्सिटी वैल्यू। वेस्टर्न घाट्स अपने आप में क्या है, 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक है, और जो अघरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट है पुणे में, वो बायोडाइवर्सिटी को पढ़ रहे थे यहाँ पर। तो प्लेट्यूज आर डोमिनेंट लैंडस्केप्स, वेस्टर्न घाट्स में जो प्लेट्यू है वो एक डोमिनेंट लैंडस्केप है, क्योंकि यहाँ पे एंडेमिक स्पीशीज़ मिलती हैं। यानी कि एंडेमिक का मतलब होता है जो ऐसी प्रजातियाँ हैं जो सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलती हैं पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती हैं। दे आर क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ रॉक आउटक्रॉप and provides unique and challenging environment. These outcrops have seasonal water availability, कुछ समय में यहाँ पे पानी अवेलेबल रहता है, सॉयल भी अवेलेबल रहती है, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, और एक लैब बन जाती है एक तरीके से ये क्लाइमेट चेंज पे पढ़ने के लिए। प्लेट्यू आर अ वैल्यूएबल सोर्स ऑफ इंसाइट हाउ स्पीशीज़ कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीम कंडीशंस। और प्लेट्यू इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पठार इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पे ये समझाते हैं
कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं अत्यधिक जो परिस्थितियाँ होती हैं, वहाँ पे कोई प्रजाति कैसे जीवित रह सकती है उसके बारे में हमें समझाती है। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो टीम थी उसको लीड किया था डॉक्टर मंडार डाटर ने। उन्होंने रिसेंटली डिस्कवर किया एक रेयर लो एल्टीट्यूड बसाल्ट प्लेट्यू इन मंजारे गांव में, जो कि थाने जिले में पड़ता है। ये चौथा ऐसा प्लेट्यू है जो कि आइडेंटिफाई किया गया इस रीजन में, और द प्रीवियस 3 आर लेटराइट्स एट हाई। तो पहले 3 जो थे वो लेटराइट थे, ये बसाल्टिक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बसाल्ट का है। सर्वेइंग द प्लेट्यू जो टीम है उसने डॉक्यूमेंट किया है 76 स्पीशीज़ हैं प्लांट्स की, 24 अलग अलग फैमिली से। ऑथर्स बिलीव दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, एज द प्लेट्यू शेयर्स द वेजिटेशन विद द 3 अदर रॉक आउटक्रॉप्स। नेक्स्ट आता है प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स हैं कि यूनियन टूरिज्म मिनिस्ट्री ने पार्टिसिपेट किया है फितूर में। अब फितूर क्या है? ये दुनिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन है, जो कहाँ पे हुआ है? मैड्रिड में हुआ है, स्पेन में। फिर महाराष्ट्र हैज़ रिड्यूस द नंबर ऑफ लाइसेंसेज टू 10 ओनली फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो लाइसेंस की संख्या घटाकर 10 पे ला दी गई है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अच्छा करने के लिए। मुंबई को क्रूज कैपिटल कहा जाने लगा है और टाडोबा को टाइगर कैपिटल कहा जाने लगा है। और फिर इनॉग्रल एडिशन हुआ है भारत और इजिप्ट के बीच में एक जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है साइक्लोन, जो कि राजस्थान में शुरू हुई। तो इंपॉर्टेंट बात है, इंडिया इजिप्ट के बीच में होती है साइक्लोन। पूछ सकता है आपसे कि साइक्लोन अभी एक डिफेंस एक्सरसाइज की गई थी, तो साइक्लोन जो डिफेंस एक्सरसाइज की गई है ये किन 2 देशों के बीच में की गई है? ये इंडिया और इजिप्ट के बीच में की गई है। तो गाइज़ इसी के साथ कंप्लीट होते हैं आज की करंट अफेयर्स। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका फीडबैक है, सेशन है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो उसके लिए एक ही नंबर है 7665804421। तो आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।